नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं और चुनाव का सबसे लोकप्रिय शो लेकर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 2 दिन से यूपी की राजनीति में दल बदलने का खेल जबरदस्त अंदाज में चल रहा है। 2 दिन में योगी सरकार के 2 बड़े मंत्री इस्तीफा देकर राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है दोनों ने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल इस्तीफा दिया, दारा सिंह चौहान ने आज इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही अगर 2 दिन की बात की जाए तो करीब आधा दर्जन विधायक हैं पाला बदलने का खेल खेल चुके हैं। मतलब मौसम चुनावी है, पाला बदलने का खेल तेज हो गया है और इसी दल बदल के मौसम में सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक माने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और आज के ओपिनियन पोल में सबसे बड़ा सवाल यही कि मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा। क्या यूपी की जनता का मूड जानने के लिए हमारे साथ रोज की तरह हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आपका परिचय जल्दी से करा देते हैं। प्रयागराज से आप देख सकते हैं ज्ञानेंद्र तिवारी, मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से आप देख रहे हैं अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजनीतिक विश्लेषक विजय विद्रोही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे नेशनल एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले बिना वक्त गवाए वो सवाल जिसका आपको इंतजार है और सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से जुड़ा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा? चुनाव सिर पर, 10 फरवरी पहले चरण का मतदान और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से असर पड़ेगा बीजेपी पर। 40% लोग हां में जवाब दे रहे हैं। हां, असर पड़ेगा कहने वाले 40%, लेकिन नहीं कहने वाले ज्यादा हैं। 47% लोगों का मानना है स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से इस्तीफा देने का बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पता नहीं कहने वाले 13%। ये आंकड़ा बेहद दिलचस्प हो जाता है क्योंकि 47% बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जो ये मान रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से इस्तीफा देने का पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। पहले लखनऊ अजय दुबे के पास और अजय दुबे से जान लेते हैं कि उनके साथ जो लोग मौजूद हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं। इस्तीफा बीजेपी के लिए हानिकारक है या नहीं? बिल्कुल ही बीजेपी के लिए जो ये इस्तीफों की झड़ी लगी है, चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे, और आज फिर इस्तीफों की लगातार गड़ी बनी रही। सपा के नेता मौजूद है, बीजेपी के नेता मौजूद है, आम आदमी मौजूद है। क्या मैम, क्या लग रहा है आपको, इतने इस्तीफे हो रहे, बीजेपी में मौर्य जी आ गए, आज वन मंत्री भी आ गए, फायदा मिलेगा सरकार के लिए? फायदा देखिए, मौर्य जी और दारा सिंह जी तो अभी झांकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री और विधायक आना अभी बाकी हैं। आदरणीय अखिलेश जी सोशल इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं और हम 2022 में विकास के मॉडल और सोशल इंजीनियरिंग के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं बता देती हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है। इनके सांसद, विधायक, मंत्री सब नाराज हैं। पिछले 5 साल में इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, ना ये युवाओं कर रही हैं जातिगत इक्वेशंस पे। जैसे हमने चर्चा की, समाजवादी पार्टी का खुद का वोट बैंक है, खुद का कैडर है, बाहर से नेता लेके आना पड़ रहा है। जो वोट बैंक की बात हो रही है, नहीं, अच्छा दूसरे करे तो वो इंजीनियरिंग है और अगर समाजवादी पार्टी कर रही है तो नहीं है। समाजवादी पार्टी असल में आज सोशल इंजीनियरिंग पे काम कर रही है, बीजेपी कुछ और। ये कल्चर तो बीजेपी ने शुरू किया पूरे देश में पैसा देकर के। आपने देखा होगा कितनी सरकारें तोड़ने बनाने का ये लोग काम करते हैं। सवाल इस चीज का नहीं है, सवाल इस चीज का है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता रोजगार चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता शिक्षा चाहती है, बेहतर स्वास्थ्य चाहती है और लड़कियां और महिलाएं यहाँ की सुरक्षा चाहती है। सपा की नेता है वो अपना पक्ष रख रही है, बीजेपी के लोग भी हैं, उनसे भी चर्चा करते चलते। क्या मौर्य जी गए, घाटा होगा क्या बीजेपी को? जोरदार घाटा? कोई घाटा नहीं होगा, इनका तो आना जाना लगा ही रहता है। पहले बसपा में रहे, 5 साल मलाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी में खाते रहे और इसका अगर छोड़ना था, अपनी बात कही तो पहले कहते, बात को फिर बस सपा में चले गए। तो इनका तो दौड़ भाग लगा रहता। लॉस नहीं कराएगा, इतना बड़ा वोट बैंक है ओबीसी का। नहीं लॉस होगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में 2014, 2017 और 2019 फिर दोहराएगी। अच्छा, आम आदमी की भी बात बड़ी महत्वपूर्ण इसमें होती है। आप बताइए साहब, आम आदमी भी क्या सोचता है? मौर्य जी छोड़ के गए हैं, क्या लगता है असर रहेगा? मौर्य जी के लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हुई हैं कि बहन जी को तुमने डसा और अब भाजपा को सपा में भी तुम क्या खाक निभाओगे। और भैया भी ये जानते हैं तुम हो चुनावी मेढक, कभी यहाँ कभी वहाँ छलांग लगाओगे। 5 साल बाद तो तुम्हें ये पता चला भाजपा पार्टी में बहुत ही बुराई है। कभी श्रम मंत्री और कभी कैबिनेट में पूरे समय तुमने तो मौज उड़ाई है। और जा तो रहे हो पर इतना याद रखना,
वहाँ पर भी तुम धोखेबाज कहोगे। और 5 साल का अब टाइम नहीं जनता पे, अभी ये बता दो अगली बार कहाँ जाओगे। अगली बार कहाँ जाएंगे सबक बताइए। सुनिए, अगर ऐसा होता तो स्टूल मंत्री अपने बड़े भाइयों का रोना नहीं रो रहे होते। आज वो रो रहे हैं, लिख रहे हैं कि बड़े भाई चले गए, ट्विटर पे रोना रोए पड़े हैं। अब मैं उन्हें भी कहना चाहती हूँ कि आप भी आइए समाजवादी पार्टी में, आपका स्वागत है, क्योंकि आपका भी बहुत शोषण हो रहा है। उत्तर प्रदेश देख रहा है कैसे दलित पिछड़े नेताओं को स्टूल पे बैठा दिया जा रहा है। तो जो भेदभाव भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस भेदभाव के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता वोट करने जा रही है। शोषण की बात ये कर रही है सर, लग रहा है क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे काम किया है, चाहे वो वैक्सीनेशन का मामला रहा हो कोरोना काल से, और चाहे वो धरातल पे खाद्य का मामला रहा हो, चाहे आवास का मामला रहा हो, चाहे किसान के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आम लोग भी हैं, राय जो फिर ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसके ऊपर राजनीतिक रख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लखनऊ से जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं प्रयागराज ज्ञानेंद्र के पास और ज्ञानेंद्र से जानते हैं कि ये जो इस्तीफों की झड़ी 2 दिन में देखने के लिए मिली है, ज्ञानेंद्र, प्रयागराज के लोगों की इस पर क्या राय है? बीजेपी से हैं? जी बीजेपी से हैं। क्या चल रहा है बीजेपी में? बहुत अच्छा चल रहा है। कहाँ चल रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य और सब लोग जो है इस्तीफा दे रहे हैं, निकल रहे हैं। अब भाई जो जनता का काम नहीं किए हैं और खाली 5 साल विधायक बनने के बाद ऐसो आराम में लिप्त हैं, तो निश्चित रूप में इस्तीफा देंगे। अब टिकट काटने की सुबुगाहट है, अब पार्टी नए लोगों को मौका देगी जो वहाँ पे संघर्ष किए, मेहनत किए हैं, तो उनके जाने से कोई असर नहीं पड़ता। और स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्ड तो हमारे पास केशव मौर्य हैं। केशव मौर्य परेशान हो जाएंगे, सब विधायक भी पीछे पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं परेशान होंगे। केशव मौर्य बहुत बड़ा चेहरा है, उत्तर प्रदेश ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के चेहरा हैं। कौन से पार्टी से हैं? हम पार्टी से नहीं हैं, अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं। समाज सेवी हैं। आम आदमी का भी बहुत जरूरी है। आप ये बताइए, ए अरविंद मास्क ले आओ जरा। इलेक्शन कमीशन की पीसी हुई थी, देख रहे थे, कह रहे थे है मास्क किसको, आपको दे दें? अच्छा ठीक है, ये ले लीजिए, मास्क लगा लीजिए, मास्क लगा लीजिए। हाँ तो अधिवक्ता जी ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी की स्थिति खराब होगी इससे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि वो 5 साल मायावती के साथ रहे, मायावती में कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, उनको लास्ट में धोखा दिए। 5 साल बीजेपी की मलाई खा करके लास्ट में धोखा दिए। तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी भी आज के डेट में डूबती हुई जहाज है। जो डूबती हुई है बीजेपी से लिए डूबती हुई जहाज है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, न तो बेरोजगारों के लिए किया, न तो नौजवानों के लिए किया। कहते हैं मंदिर बनवा रहे हैं, किया मंदिर बनवा रहे हैं, वो कह रहे हैं। मंदिर का सवाल अब खत्म हो चुका है। मंदिर कोई इशू नहीं था, मंदिर के सवाल पे कभी भी वोट नहीं पड़ा है। मंदिर सिर्फ उनके उसमें रहता था जरूर। पूर्वांचल एक्सप्रेस, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस का कोई मतलब नहीं है, उस पर गरीब आदमी से कोई मतलब नहीं है। वो तो विकास की एक कड़ी थी, वो तो चल ही रही है, हर जगह चल रही है, उसका कोई बहुत मतलब। कांग्रेस से हैं आप, मास्क ऊपर लगा लेते तो बहुत ठीक रहता। दिख गए हैं आप, दिख गए हैं पूरा, मतलब आप खड़े हैं पूरा। ये बताइए कि बीजेपी से तो मान लीजिए इस्तीफा दे रहे हैं, सब सपा जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कांग्रेस कहाँ है? आपको क्या लग रहा है, आपके पास क्यों कोई नहीं आ रहा है? आपके वाले भी सब जा रहे हैं इधर उधर। कांग्रेस राजनीति की मुख्य धारा में है। भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इन तीनों के पेट में कांग्रेस के नाम से दर्द सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की पतवार को थाम करके उस उत्तर प्रदेश की नाव को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। गरीब, शोषित, वंचितों की लड़ाई लड़। आपके पास लौटूंगी ज्ञानेंद्र, और इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। योगी सरकार से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान इस वक्त आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। दारा सिंह जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। आपने इस्तीफा दे दिया है सर, लेकिन सवाल ये कि ये मौका तो जनता को हिसाब देने का था और अब आप पाला बदल रहे हैं। देखिए, ये सवाल पाला बदलने का नहीं है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि ये प्रदेश बहुत बड़ा है, देश का सबसे बड़ा सूबा होने के साथ साथ इस पिछड़े समाज की बहुत बड़ी, आधे से ज़्यादा आबादी पिछड़े समाज के लोगों ने बिना कुछ देखे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हुए, उनको समर्थन और सहयोग देने के बाद केवल पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोग भी, इस प्रदेश का किसान और नौजवान जो है समर्थन में खड़ा था,
तमाम छोटे बड़े व्यापारी भी खड़े थे। तो सभी समाज के लोगों को जब मिलने के बाद, खास करके जो बड़ा समाज जिसे पिछड़े समाज से मैं भी आता हूँ, बड़े पैमाने पर सहयोग किया है, समर्थन देकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद 5 साल में मुझे न्याय नहीं मिल पाया, मुझे इंसाफ नहीं मिल पाया, उन्हें अधिकार नहीं मिल पाया। और इसकी बात हमने बार बार अपने प्रदेश और देश के बड़े जो उचित माध्यम था, मैंने प्रयास किया कि शायद अब इनके हक में कुछ फैसला होगा, इनके अधिकार के लिए कोई फैसला होगा। जब मुझे लगा कि 5 साल की सरकार में इन्हें न्याय मिलने वाला नहीं है, उससे हाथ होकर के मैंने फैसला लिया और आज मैंने अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। सर, लेकिन राजनीति में टाइमिंग आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे में 5 साल तक आपसे पलटकर फिर आपके विरोधी यही सवाल करेंगे कि आप सत्ता की मलाई खाते रहे। अब जब चुनाव में जनता को हिसाब देने का वक्त आया तो आप पाला बदल रहे हैं। देखिए, आपने सही कहा, चूँकि ये तो सरकार बनने के बाद ही मैं अपने छात्र जीवन से लेकर के अब तक मैं इस प्रदेश में जो वंचित समाज था, बेबस लाचार था, जो गरीब नौजवान किसान था, दलित और पिछड़े समाज के लोग थे, मेरे पूरे जीवन में उनके हक अधिकार के लिए मैंने लड़ाई लड़ने का काम किया है और आज भी मैं लड़ता रहा। और इसके बाद भी जब उनको न्याय नहीं मिल पाया, उनको इंसाफ नहीं मिल पाया, तो आखिर में मुझे निश्चित रूप से आहत होकर के मुझे फैसला लेना पड़ा। आपने कहा कि 5 साल तक मलाई की बात आपने कहा, मुझे तो खुशी है कि जिस पिछड़े समाज के लोग जो उत्तर प्रदेश की सियासत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पे लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सहयोग और सम्मान किया, जिन पिछड़े समाज के नाते, जिस दलित समाज के नाते, जो वंचित समाज के नाते इतनी बड़ी सरकार बनने के बाद लोग मलाई खाते रहे, लेकिन गरीब समाज के दरवाजे पर उनके कटोरी में मलाई नहीं पहुंच पाई, उनको न्याय नहीं मिल पाया है। तब आहत होकर के मैंने फैसला लिया। ठीक है चौहान साहब, आप कह रहे हैं कि आप बहुत आहत हैं। अच्छा, कल स्वामी प्रसाद मौर्य जी सामने आए, वो भी यही कह रहे थे कि वो बहुत आहत हैं, और वो जो उनके इस्तीफे वाली चिट्ठी थी और आज जो आपके इस्तीफे वाली चिट्ठी है वो बिल्कुल एक जैसी लग रही है। सर, तो क्या एक ही व्यक्ति ने आप दोनों की चिट्ठी छापी है या आप दोनों की भावनाएं इस वक्त एक जैसी हैं? आप कहेगी तो मैं उसकी आपके जो चैनल के लोग यहाँ पर मैं इनको फ़ोटो दूँ, कहीं से तालमेल नहीं है। लेकिन हमारे प्रदेश के गवर्नर माननीय मतलब जो हैं पटेल जी, मैं उनका नाम तो बदल नहीं सकता, उस पद को तो बदल नहीं सकता, उत्तर प्रदेश का नाम तो बदल नहीं सकता, लेकिन नीचे का जो सर, जो ड्राफ्ट है आपने देखा होगा, उससे कोई तालमेल, किसान, पिछड़ा, दलित, ये तमाम जो शब्द जो कल स्वामी प्रसाद मौर्य वाले इस्तीफे में लिखे गए थे, जो भावना उनके इस्तीफे की थी, बिल्कुल वही शब्द और वही भावना आज आपके इस्तीफे से झलक रही है। इसलिए सवाल मैंने पूछा। मैं सत्य में कह रहा हूँ, मैं पिछड़े समाज का रहने वाला हूँ, मैं उनकी पीड़ा को जानता पहचानता हूँ। मैंने इस प्रदेश में, देश में गैर बराबरी के लिए, समतामूलक समाज के लिए मैंने हमेशा संघर्ष करने का काम किया। छात्र जीवन से जो मेरे मन में बातें थी मैंने वैसा ड्राफ्ट किया है, और इस तरह की कोई नहीं कि किसी ने, एक व्यक्ति ने कोई ड्राफ्टिंग की हो, ऐसा कुछ नहीं। आपने चिट्ठी अगर आप सामने रख के देखेंगे तो साफ साफ पता चल जाएगा। नहीं, वो सामने हम दिखा रहे हैं, अगर आप एबीपी न्यूज़ देखेंगे इस वक्त तो वो चिट्ठियां आप लोग दोनों लोगों की हम दिखा रहे हैं, और उसमें जो सिमिलैरिटी है वो बाकायदा हाईलाइट करके हम चैनल पर चला रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि क्या अभी जिस तरीके से आप आज आहत हुए हैं, कल स्वामी प्रसाद मौर्य जी आहत हुए थे, तो अभी क्या ये कड़ी लंबी है? कुछ और बड़े चेहरे भी जो निकल सकते हैं बीजेपी से इन्हीं कारणों से आहत होकर, क्या बता पाएंगे आप? अब वो मैं कैसे बता सकता हूँ किसी की दिल की बात क्या, किसके दिल में क्या है, लेकिन ये डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है अपना निर्णय लेने का। अगर उनको लगेगा कि मैं आहत हूँ तो हो सकता है कल क्या करेंगे मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने बताया नहीं। अब उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा कि कौन किस पार्टी में जा रहा है। बहुत सारे उस पार्टी से इस पार्टी में आ रहे हैं, कुछ लोग इस पार्टी में कहीं जा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जैसी होगी वैसा निर्णय लेंगे। मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। सर, कल जब मौर्य साहब ने इस्तीफा दिया उसके बाद क्या आपकी उनसे बात हुई? उनके इस्तीफे से क्या आपको भी आज हिम्मत मिली और आज आपने इस्तीफा दिया? नहीं,
कल इस्तीफा देने के बाद मेरी मौर्य जी से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं तो अपने जो मलाल था मैंने आपके सामने रखा कि इस प्रदेश की जो पीड़ा थी, इस प्रदेश के जो दलित समाज के लोग थे, पिछड़े समाज के लोग थे, वंचित समाज के लोग थे, नौजवान और किसान थे, जिस तरीके से परेशान थे इस प्रदेश के तमाम लोग थे, इसके नाते मैं आज इस्तीफा दिया हूँ कि जब उनको न्याय नहीं मिल पाया, बराबर इस बात को कहने के बावजूद वो आप पहले भी बता चुके हैं आपने इस्तीफा क्यों दिया। मैं सिर्फ टाइमिंग की वजह से ये पूछना चाह रही थी कि भाई एकदम से तो हुआ नहीं है, तो कल मौर्य साहब ने इस्तीफा दिया, शायद उनके इस्तीफे से आपको हिम्मत मिल रही हो, तो आज आपने इस्तीफा दे दिया, वरना यही काम आप एक हफ्ता पहले भी कर सकते थे, 10 दिन 1 महीना पहले भी किया जा सकता था। खैर, मेरे सहयोगी हैं वरिष्ठ विजय विद्रोही, वो आपसे एक सवाल लेना चाह रहे हैं, जरा सवाल सुन लीजिएगा दारा सिंह चौहान साहब। आइए विजय जी। दारा सिंह जी, आप कह रहे हैं कि 5 साल आप ओबीसी के लिए, दलितों के लिए संघर्ष करते रहे, उनको इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो ये उसके बाद आपने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। तो ये फैसला 3 साल बाद भी कर सकते थे जब आपको नाउमीदी हो गई होगी, 4 साल बाद भी कर सकते थे जब आपको नाउमीदी हुई होगी, तो उस समय आपने फैसला क्यों नहीं किया? अभी इसी वक्त क्यों फैसला किया? देखिए, सरकार में एक दिन में कोई फैसला नहीं होता है, स्टेप बाय हर तरीके से हर दिन फैसला कोई न कोई होता है, और सरकार अपने आखिरी दिन तक कोई न कोई फैसला लेती रहती है। जब आखिरी दिन तक मुझे लगा कि इसमें इन समाज के लिए जो शोषित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जब उनके लिए कोई फैसला नहीं उनके हक में हो पाया, तब मैंने फैसला लिया है। सर, आप जिस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, और अखिलेश यादव ने अगर आपको चुनाव नहीं लड़वाया, मान लीजिए अखिलेश यादव ने आपको चुनाव नहीं लड़ाया, तो भी आप क्या अखिलेश यादव के साथ रहेंगे? मेरे लिए चुनाव लड़ना ये महत्व नहीं रखता है। मेरे लिए जिस समाज का रहने वाला हूँ, जिस पिछड़े समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, इस पिछड़े समाज को, मतलब छात्र जीवन से लेके गरीब, शोषित, वंचित समाज के लिए मैंने पूरे जीवन में संघर्ष करने का काम किया है। उस समाज के लिए मैं सड़क पर लड़ता रहूँगा। सर, लेकिन आपकी बातों पर लोग क्यों विश्वास करेंगे? इस देश में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बिल्कुल संकोच नहीं करते खुद को पिछड़ा बताने में। लगातार मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, उनकी तरफ से लगातार योजनाएं गिनाई जाती हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अगर बातचीत की जाए तो उसके बारे में वो बताते हैं कैसे बढ़ चढ़कर ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन इस सरकार में दिया जा रहा है। अब की बार ओबीसी सरकार, यहां तक के नारे हमने देखे हैं, और आप कह रहे हैं कि शोषण हो रहा है। अब उसके बारे में विस्तार से फिर कभी मुलाकात होगी तो मैं विस्तार से बिंदुवार उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से 5 साल तक ये पिछड़े दलित समाज के लोग तड़पते रहे, बेहद परेशान रहे, उनको न्याय व अधिकार नहीं मिल पाया। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, चाहे उनका आरक्षण का मामला हो, चाहे नौजवान को रोजगार का मामला हो, चाहे किसान जो आज खेतों में सो रहा है जानवर से बचाने के लिए उनकी परेशानी हो, जब उनको न्याय नहीं मिल पाया तब हमने आखिर में फैसला लिया। आने वाले दिन में इस तरीके की बातें होगी तो विस्तार से मैं आपसे फिर बात करूंगा। ठीक है सर, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद है, जरा एक उनके सवाल का जवाब भी दे दीजिए। आइए अभिज्ञान जी। हाँ दारा सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, हम एक दूसरे को बहुत लंबे अरसे से जानते हैं, मैं आपकी सियासत को बहुत लंबे अरसे से जानता हूँ। पॉइंट आप ये रख रहे हैं कि पिछड़ों का साथ नहीं दिया बीजेपी ने, पिछड़ों का, क्योंकि ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड था 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के लिए। 14, 17, 19 उनकी वजह से बड़ी जीतें हासिल हुई बीजेपी की। क्या आप किसी और को भी कन्विंस करना चाहेंगे कि ये पार्टी वो है जो पिछड़ों का साथ नहीं देती, या ये सिर्फ इंडिविजुअल दारा सिंह जी का फैसला है? देखिए, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरीके से देश के सबसे बड़े सूबे में और सबसे बड़े समाज के लोगों ने, पिछड़ा समाज, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। जिस प्रदेश में पिछड़े साथ के साथ साथ इस प्रदेश का नौजवान रोजगार के आशा में, इस प्रदेश का किसान
अपने लहलहाती फसल को देखने के लिए पूरी तरीके से साथ दिया। 5 साल तक उनकी अनदेखी होती रही और इसी नाते आज मैं फैसला लिया कि जब इस सरकार में रह कर के मेरे द्वारा उनको न्याय नहीं दिला हम सकते तो सरकार में रहने का नैतिक अधिकार मुझे नहीं है। इस नाते मैंने आज ये फैसला लिया है। बाकियों को भी ये बात बताएंगे। आप एक गंभीर पॉइंट रख रहे हैं, आप ठीक चुनाव से पहले एक गंभीर पॉइंट रख रहे हैं कि बीजेपी एंटी बैकवर्ड है, बीजेपी की सरकार रही है। आप बाकियों को कन्विंस करेंगे? ये आप एक सीरियस पॉलिटिकल पॉइंट रख रहे हैं बीजेपी के खिलाफ इस वक्त। देखिए दारा सिंह जी, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये प्रदेश, ये अभिज्ञान जी, ये प्रदेश की जनता है, सब जानती है। सारे समाज के लोग, चाहे उसमें अगड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित हो, नौजवान हो, किसान हो, सारे लोग समझदार लोग हैं और समझदार होने के नाते समझदारी से लोगों ने सरकार बनाया था। लेकिन लोगों को लगा मुझे न्याय और इंसाफ नहीं मिलने वाला है, तब जाकर के उनके चाहने पर, उनके कहने पर जब मुझे पीड़ा महसूस हुई कि हम सरकार में रहकर के उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है, तब हमने लास्ट में जाकर आखिर में मैंने फैसला लिया है। पर सर, बीजेपी की तरफ से तो बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि अब की बार भी 300 पार। बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि वापस योगी सत्ता में आएंगे। सर, नाराजगी कहां है जमीन पर? नहीं, ठीक है, हर पार्टी का अपना कहने का अधिकार होता है, हर पार्टी को सोचने का अधिकार होता है। अब तो चुनाव में जाने के बाद जो जनता, इसीलिए मैं कहता हूँ जनता महान है, जो जनता का फैसला है वो बड़ा फैसला होता है। मतलब आपका कोई आंकलन नहीं है अपना, क्योंकि आप भी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। सर, आपका अपना आंकलन? नहीं, ठीक है, मैं कहा नहीं, अभी से आंकलन लगाना ठीक नहीं है। आने वाले 2 महीने के बाद सबके सामने जो परिणाम आएंगे फिर आपसे बात करेंगे। ठीक है सर, जल्दी से एक क्विक माफ कीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास, वरना मैं जरूर विजय विद्रोही के पास आती। उत्तर प्रदेश का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी पर असर नहीं कहने वाले 47% लोग हैं। और ऐसे में अब दूसरा बड़ा सवाल जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, और ये सवाल भी स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा हुआ, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार दो मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य। एक केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य जो कल तक तो मंत्री थे योगी सरकार में, लेकिन अब इस्तीफा दे चुके हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह कि दोनों मौर्य में से बड़ा मौर्य नेता कौन, स्वामी प्रसाद मौर्य या केशव प्रसाद मौर्य? और ऐसे में जवाब देखिए आप, केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं कहने वाले 51% लोग, और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा नेता बताने वाले 31% महज लोग हैं। मतलब दोनों के बीच का फासला आप देख लीजिए, 20% के आसपास का है। 18% कह रहे हैं पता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर केशव प्रसाद मौर्य का कद सी वोटर के सर्वे के मुकाबले बहुत बड़ा नजर आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना में। सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो लखनऊ। मेरे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, लखनऊ के लोग इस तुलना को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, चर्चा इसी विषय पर अभी हो रही थी। बात ये, सपा की नेता हमारे संग बीजेपी के नेता से अभी जब चल रहा था तो बात कर रही थी, अब मौर्य जी लोगों पर चर्चा कर रही थी, बड़ा नेता कौन है? आप कुछ कह रही थी अभी इनसे, केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि सर्वे में तो केशव प्रसाद मौर्य जी बड़े दिख रहे हैं, कैसे कहते हैं? देखिए, जब छोटा भाई खुद ही बड़ा भाई मान रहा है तो जाहिर सी बात है बड़ा नेता कौन है, ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, इतनी उथल पुथल मची हुई है, बीजेपी में हड़कंप मच गया है कि किस तरह से ये लोग फेल हुए हैं और इनकी ये सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो गई। मुख्यमंत्री जी का कुछ अता ही पता नहीं है, वो लापता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और 10 मार्च को आदरणीय अखिलेश जी की सरकार आ रही है। सर, आप बताइए कौन से नेताजी बड़े हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी? क्योंकि बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कल से। नेता तो स्वामी प्रसाद, केशव प्रसाद मौर्य ही बड़े हैं। स्वामी बड़े क्यों लग रहे हैं? ये लोग तो बड़ा कॉन्फिडेंट हो गए। डिप्टी सीएम है केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश के, तो बड़े तो केशव मौर्य जी हैं। देखिए, नेता जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य ज़्यादा बड़े हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का एक घर है और इनके 4 घर हैं। ये बसपा के भी नेता रहे, ये भाजपा के भी नेता रहे, और अब ये समाजवादी में पहुंच गए। तो जिसके 4 घर होंगे वो बड़ा आदमी होगा, जिसका एक घर होगा वो बड़ा। अब लेके आए, कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ा था। ये तो दूसरी बात पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जनाधार के नेता हैं
और अगर केशव प्रसाद मौर्य जी नेता होते तो भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना देती। भारतीय जनता पार्टी ने तो मौर्य समाज का अपमान करने का काम किया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सम्मान देने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता नारा दे चुकी है कि कमल को यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अपनी राय रख रहे हैं जो विशेष सर्वे का हम लेकर आ रहे हैं इस पर। बिल्कुल, जरा जल्दी से अब प्रयागराज का रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र हमारे साथ मौजूद है और ज्ञानेंद्र से जानते हैं कि प्रयागराज के लोग क्या मानते हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की जाने की भरपाई केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए कर पाएंगे? ज्ञानेंद्र। रोमाना पूछ लेते हैं, बीजेपी के नेता हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं कि कब इनकी बारी आएगी, आपसे पूछते हैं। ये बताइए, ओपिनियन पोल जो हमारा है वो ये कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से बड़े केशव प्रसाद मौर्य नेता हैं, कोई नुकसान खास होने वाला नहीं है। बीजेपी के हैं, आप भी हमारे सर्वे के साथी होंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही सर्वे है आपका कि केशव प्रसाद मौर्य ही इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। उसका कारण ये है, योगी से बड़े नहीं, योगी नहीं, या मौर्य अगर कंपैरिजन हो रहा है स्वामी प्रसाद जी से तो निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद जी से ही बड़े नेता हैं। और इसलिए है क्योंकि उनमें स्थायित्व है, उनमें कार्यकर्ता से वो नेता बने हैं। उनका एक घर है, 4 घर नहीं है, एक घर है, एक कार्यकर्ताओं के लिए जीते हैं, मरते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, तो निश्चित रूप से वो सबसे बड़े नेता हैं। और आपका सर्वे भी बता रहा है अब तक 51% लोगों ने उनके पक्ष में मत दिया है। और दूसरी बात, 31% वाले मौर्य जी को लिए हैं आप, 51% वाले की भी गुंजाइश बना रहे हैं क्या? अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य इनके दल में थे तो सोना थे, अब लोहा हो गए। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप एक से नेताजी लाओ मास्क दो, ये मास्क हम लोग बांट रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। सोना चिड़िया बाद में होगा, पहले मास्क जरूरी है। हाँ लगा लीजिए, फिर बताइए। हाँ क्या कह रहे थे कि वहाँ थे सोना थे, आप क्या हो गए? स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे थे तो सोना थे, आप समाजवादी पार्टी के साथ आ गए तो लोहा हो गए, मतलब कि अनुपयोगी हो गए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे, दलितों की लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक नहीं लड़ रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी में कुंठी थे, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग उनको दबा के रखे थे, उनके बोलने के ऊपर उनके ऊपर एक तरीके से दबाव था कि वो बोल नहीं सकते थे। आज वो तो 6 महीना पहले से बोल रहे थे, लेकिन उनको बोलने का भारतीय जनता पार्टी मौका कहाँ दे रही थी। कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी और सपा एक कह रहे हैं पहले सोना थे अब हो जाएंगे, अब सोना हो जाएंगे, अब मतलब तरह तरह की बात कर रहे हैं। सब बता रहे हैं कि ये बड़े नेता हैं, ये बड़े नेता, बड़ा नेता कौन है? नेता हैं तो अपने राजनीतिक चश्मे से ही वो इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं और उसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिलहाल हम सीधे लिए चलते हैं आपको, मेरे साथ मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। पहले विजय विद्रोही का रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बीजेपी के लिए नुकसानदेह आपकी नजर में होगा या नहीं, या केशव प्रसाद मौर्य भरपाई कर ले जाएंगे? देखिए, हर नेता का पद अलग होता है, हैसियत अलग होती है, परिस्थिति और काल के हिसाब से तय होता है बहुत सारी चीज़ें। स्वाभाविक है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इस मौके पर जाना बीजेपी के लिए चिंता की बात है। अगर चिंता की बात नहीं होती तो केशव प्रसाद मौर्य का वो ट्वीट नहीं आ रहा होता, गौरव भाटिया अपना ट्वीट वापस नहीं कर रहे होते। लेकिन कहानी रोमाना दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्ति विशेष तक ही सीमित नहीं है। ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मंडल की राजनीति को नया उबाल देने की फिराक में है। उनको लगता है कि मंडल तोड़ निकाल सकता है कमंडल का, और ये ओबीसी जातियों की राजनीति के बहाने एक हम कह सकते हैं कि नए सिरे से ओबीसी का जो उबाल है उसको वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म को जाति तोड़ती है, यहाँ पर हिंदुत्व को क्या मंडल तोड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये नैरेटिव पेश करने की ज़रूरत महसूस कर रही है अखिलेश यादव की पार्टी। और दूसरा बात है कि ये छवि, परसेप्शन, ऑप्टिक्स, ये राजनीति में इसका बहुत मायने होता है। तो ऐसे में लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं कि देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा इतना बड़ा नेता वो कह रहा है कि बीजेपी पूछ नहीं रही दलितों को और किसानों को और ओबीसी को, तो यानी इस बात में कोई दम है या नहीं है, इसका तोड़ बीजेपी क्या निकालती है, ये एक बड़ा सवाल है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी से अभिज्ञान प्रकाश के पास हमें चलना चाहिए और उनसे समझना चाहिए कि अभिज्ञान जी, अभी तक मतलब कल से पहले तक उत्तर प्रदेश की सियासत जिस मोड़ पर थी और ये जिस तरीके से इस्तीफों की झड़ी लगी है कि कल एक मंत्री, आज दूसरे मंत्री, 2 दिन में करीब आधा दर्जन विधायक, इन इस्तीफों के बाद आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई क्या इस वक्त बराबरी पर आ चुकी है? नहीं, सवाल चुनावी लड़ाई के बराबरी पर आने का नहीं है, बहुत स्पष्ट है। मैं विजय विद्रोही साहब को सुन रहा था, इनकी बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता।
बहुत क्लियर है कि जिस तरह की राजनीति बीजेपी 2014 ऑनवर्ड्स कर रही थी, उसमें उसने एक बड़ा आधार जो है पिछड़ों को लेकर अपना बनाया और बढ़ाया। उसी फॉर्मूले को इस बार अखिलेश यादव ने अडॉप्ट किया और छोटी पार्टियों से गठबंधन किया। सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सुबगाहट पहले से थी, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह चौहान हो, कि इस तरह के लोग और भी माफ करिएगा डेट्स आने के बाद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जा सकते हैं। तो बीजेपी ने कोई प्रीएम्प्ट ही नहीं किया, कोई कोशिश ही नहीं की ये स्थिति को स्पष्ट करने की कि इनको रोका जा सके। दूसरा जो डैमेज इस वक्त हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये हो रहा है कि वो लोग सीधा ये बयान दे रहे हैं, अभी दारा सिंह आपके प्रोग्राम में कह रहे थे कि पिछड़ों की अनदेखी की बीजेपी ने। अब ये लोग, ये नेता प्रतिशत सर्वे ये अपनी जगह है। केशव मौर्य का इतिहास में भी मैं उनको अरसे से जानता हूँ, वो तो उनको क्या नहीं मिला बीजेपी में, हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि इन दो व्यक्तियों के थ्रू रिवर्स निशाना यह साधा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का ध्यान नहीं रखा। सर, और बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं और इसी वजह से वो सवाल मैंने कहा था कि ये तमाम नेता जो निकल रहे हैं बीजेपी से, सब कहीं ना कहीं पिछड़ों की राजनीति के चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। और ऐसे में जा समाजवादी पार्टी में रहे तो वो जातिगत समीकरण अगर समाजवादी पार्टी का बढ़ेगा तो फिर वो जो फासला अभी तक आंकड़ों में नजर आ रहा था ओपिनियन पोल के बीजेपी और समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में, क्या वो यहां से कवर अप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? ये वो सवाल था जिस पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ओपिनियन पोल में हमारे साथ बने रहने के लिए। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव सिर पर है, कोरोना की मार जनता पर पड़ रही है, ऐसे में महंगाई भी पीछा नहीं छोड़ रही है। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.59% पर पहुंच गई है। नवंबर में ये 4.91% थी। हालांकि जो सरकारी आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक नवंबर में औद्योगिक उत्पादन 1.4% बढ़ा है। लेकिन ये खुदरा महंगाई दर देखिए आप किस तरीके से इसमें इजाफा हुआ है। नवंबर में 4.91%, दिसंबर में बढ़कर 5.59% पर पहुंच गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।